कहानी की शुरुआत होती है एक आम से ऑफिस वर्कर टकेरू से, जो काम से थककर घर लौट रहा है। रोज की वही बोरिंग लाइफ, खाना सोना काम। उससे परेशान होकर वो टीवी ऑन करता है। सोचता है चलो थोड़ा चेंज मिल जाएगा। जैसे ही टकेरू टीवी देखता है, अचानक उसकी ग्लासेस तेजी से चमकने लगती हैं और अगले ही पल वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक अनजान आदमी उसका स्वागत करता है और उसे चाय ऑफर करता है। टकेरू कंफ्यूज हो जाता है। तब वो आदमी बताता है कि वो इस दुनिया का सोलर सिस्टम मैनेजर है। मैनेजर अपनी उंगली पर एक छोटा सा मिनी प्लैनेट बनाता है जिसका नाम है मैटियस। वो समझाता है कि ये ऐसा ग्रह है जहां इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। फिर वो उस प्लैनेट पर पानी की एक बूंद गिराता है और कहता है कि ये वही असर होगा जो तुम मैटियस पर छोड़ोगे। टकेरू डर जाता है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मैनेजर बताता है कि वैसे भी टकेरू अब मर चुका है और उसकी सोल गायब हो जाएगी। शॉक्ड टकेरू को लगता है कि अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। मैनेजर उसे समझाता है कि नए वर्ल्ड में उसे स्पेशल पावर्स दी जाएंगी। वो टकेरू को देता है इन्फिनाइट माना, फिर पूछता है और कुछ चाहिए। टकेरू हंसते हुए बोलता है एक क्यूट सा हैरम दे दो। मैनेजर हाँ में सिर हिलाता है और उसे एक और पावर देता है, एक्सपैंडेड सर्च एबिलिटी, जिससे वो रेयर आइटम्स ढूंढ और बेच सके। मैनेजर उसके लिए पावर्स लिखता जाता है, जैसे एक बॉटमलेस बैग जहां वो अपनी सारी लूट रख सके, और मीडियन लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी। अचानक टकेरू का शरीर गायब होने लगता है। मैनेजर सोचता है कि शायद उसने टकेरू को बहुत बूढ़ा बना दिया। मैनेजर थोड़ा टेंस होता है लेकिन कहता है कि सब ठीक रहेगा। टकेरू को लग रहा होता है कि वो बड़ी स्कैम वाली सिचुएशन में फंस गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नए वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। आंख खुलती है तो टकेरू खुद को एक हरे भरे जंगल में पेड़ के नीचे टिका हुआ पाता है। ऊपर आसमान में उसे एक विशाल रिंग वाला प्लैनेट दिखता है। वो उठकर लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गांव नजर आता है, लेकिन वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी उसे याद आता है सर्च एबिलिटी। वो ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। हाथ में वॉन्ड लेकर वो बेवकूफ जैसा लग रहा था। सोचता है शायद स्पेल गलत किया, तो जमीन पर लिखने लगता है। इस बार स्पेल काम कर जाता है। उसके सामने अलग अलग आइटम्स की लोकेशन दिखने लगती हैं। वो एक आइटम स्कैन करता है। यह है बी ग्रेड नाइट ग्रास। टकेरू खुश हो जाता है और तुरंत उठा लेता है। बाकी सारे आइटम्स ई रैंक निकलते हैं, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी उसे एक सुंदर सा पत्थर मिलता है, लेकिन स्कैन करने पर पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि मॉन्स्टर पूप है। टकेरू हक्का बक्का रह जाता है कि ये पूप एक्चुअली सी रैंक का है। वो उसे भी बैग में डाल लेता है और गांव की तरफ आइटम्स बेचने निकल पड़ता है। गांव के गेट पर एक गार्ड खड़ा होता है। गार्ड उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है तू नाइट है क्या? टकेरू गार्ड से कहता है कि वो कोई नाइट नहीं, बस एक गैदरर है। गार्ड खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं कैप्टन मार्लो, हमारे गांव की डिफेंस का हेड। फिर दरवाजा खोलते हुए बताता है कि गांव में एक जनरल स्टोर है जहां टकेरू अपनी हर्ब्स बेच सकता है। गांव में एंट्री करते ही टकेरू को सबकी क्यूरियस नजरें देखकर थोड़ी शर्म महसूस होती है। वो जनरल स्टोर में जाता है। शॉपकीपर पूछता है कुछ चाहिए क्या? टकेरू पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर पूप बेच सकता है। शॉपकीपर उस आइटम की क्वालिटी देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है ये तो एक गोल्ड कॉइन में बिकेगा। टकेरू पूछता है कि क्या ये इन में रुकने के लिए काफी होगा। शॉपकीपर समझाता है कि एक गोल्ड कॉइन से 2 रात इन में रह सकते हो, क्योंकि एक रात का खर्चा है 500 रेव्स। ये सुनकर टकेरू दंग रह जाता है कि पूप इतनी महंगी चीज है। वो खुशी खुशी डील मान लेता है। शॉपकीपर उस चमकते हुए पूप को चेहरे से रगड़कर खुश होता है और पूछता है और मटेरियल है तेरे पास? टकेरू उसे सारी हर्ब्स दे देता है। शॉपकीपर उसकी स्किल्स देखकर इंप्रेस हो जाता है और पूछता है कि इतना रेयर सामान एक छोटे से स्टोर में क्यों बेच रहा है। टकेरू झट से बोलता है कि वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है और मन ही मन सोचता है वाह, ये रोल तो मुझे सूट करता है। तभी शॉपकीपर उसे एक सीरियस काम ऑफर करता है। वो कहता है कि उसे ईस्टर्न माउंटेन से रेयर मिथ्रिल ओर चाहिए। टकेरू एक लोकल मैप मांगता है। शॉपकीपर सिर हिलाता है और सारे सामान के बदले उसे 3,60,000 रेव्स देता है। टकेरू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन शॉपकीपर उसे वार्न करता है कि माउंटेन में डेंजरस मॉन्स्टर्स मिलेंगे। पैसे लेकर टकेरू इन बुक करता है और आराम करने जाता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय कमरे में एक टब भरकर गर्म पानी लाती है और कहती है इससे बॉडी साफ कर लो। टकेरू पूछता है कि पूरा बाथ कहाँ मिल सकता है। लड़की बताती है कि फुल बाथ सिर्फ नोबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, चाहो तो किसी वाटर मैजिशियन से बात करवा सकते हो। ये सुनकर टकेरू अपनी मैजिक ट्राई करने को एक्साइटेड हो जाता है। वो लड़की को अच्छे पैसे देकर खुश कर देता है और अकेला मैजिक टेस्ट करने लगता है। वो चैंट करता है क्लीन और तुरंत पानी की तेज धारा निकलकर उसके शरीर को पूरी तरह साफ कर देती है। बाहर खड़ी लड़की को अंदर से टकेरू की खुशियों भरी आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर टकेरू खुश तो है कि बॉडी क्लीन हो गई, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी कि फुल कोजी बात नहीं मिला।
अगले दिन तकीरू कुछ हर्ब्स इकट्ठा करता है, तभी उसे जमीन पर स्पेड का सिंबल दिखता है। चेक करने पर उसे एक सड़ा हुआ स्केलेटन मिलता है जो लड़ाई का सामान पहने होता है। ये देखकर तकेरू डरकर पीछे गिर जाता है। स्केलेटन से उसे एक एमुलेट मिलता है जिसमें एक लेटर छुपा होता है। लेटर में पता चलता है कि ये एडवेंचरर अपनी फैमिली के लिए पैसा जुटा रहा था ताकि अपने पिता की बीमारी का इलाज करा सके, लेकिन उसकी सिस्टर चाहती थी कि वो घर लौट आए। ये पढ़कर तकेरू का दिल भारी हो जाता है। वो स्केलेटन के लिए एक ग्रेव बनाता है और प्रार्थना करता है। इसके बाद वो अपने आसपास एक मैजिक बैरियर बनाता है, फ्यूल जलाकर आग लगाता है और उस पर एक पॉट रखता है। उसमें पानी और सब्जियां डालकर स्ट्यू बनाने लगता है। फिर वो मांस डालता है और देखता है कैसे धीरे धीरे पकता है। स्ट्यू तैयार होते ही तकेरू एक बाइट लेता है और टेस्ट देखकर दंग रह जाता है। वो इस आइस स्काई वर्ल्ड को शुक्रिया कहता है जिसने उसे इतने फ्लेवरफुल स्पाइसेस दिए। पेट भरकर तकेरू आगे निकलता है व्हाइट फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन्स की ओर। जानता है कि आसपास मॉन्स्टर्स छुपे हो सकते हैं, इसलिए वो स्पेल से लाइट बना लेता है। रोशनी में उसे हर्ब्स नजर आते हैं लेकिन और नहीं मिलता। वो थैंकफुल होता है कि कम से कम मॉन्स्टर्स नहीं मिले। हर्ब्स इकट्ठा करते करते तकेरू सोचने लगता है कि शायद उसकी बॉडी ओडर ही मॉन्स्टर्स को दूर भगा रही है। ये सोचकर वो हंसता है और खुशी खुशी जंगल में दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक रोशनी दिखती है और वो उस तरफ भागता है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन खत्म हो जाती है और वो सीधा एक गहरे खाई में गिरने लगता है। घबराकर टकेरू एक एक करके पूरा डिक्शनरी चार्ट देता है और आखिरकार उसे उड़ने वाला स्पेल मिल ही जाता है। स्पेल की रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है और धीरे धीरे उसे जमीन पर उतार देती है। राहत की सांस लेकर वो बैठता है, तभी उसकी नज़र चारों तरफ पड़े ओर सिंबल्स पर जाती है। वो अपना हैमर निकालता है और माइनिंग शुरू कर देता है। पहला टुकड़ा टूटकर निकलता है सिल्वर ओर, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मिथ्रिल हाथ नहीं लगता। फिर से सर्च स्पेल एक्टिवेट करता है और अचानक उसे हिडन ओर डिटेक्ट होता है, लेकिन उसी वक्त ज़मीन तेजी से हिलने लगती है। टकेरू ठान लेता है, पहले ओर निकालता हूं फिर भागूंगा। वो एक फायरबॉल स्पेल फेंकता है जिससे चट्टान टूट जाती है। अंदर से उसे छोटे छोटे मिथ्रिल के टुकड़े मिलते हैं। अमाउंट देखकर वो डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन हिलती ज़मीन को इग्नोर करके और खोजने लगता है। गुफा के अंदर चलते चलते टकेरू को एक चमकता हुआ अंडरग्राउंड लेक दिखता है। वो जल्दी से पानी स्कैन करता है और पता चलता है कि यह है एसएस रैंक्ड मैजिक एलिमेंटल वाटर। टकेरू खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी पता चलता है ये तो एंशिएंट ड्रैगन के नेस्ट का पानी है। अचानक एक गहरी आवाज गुफा में गूंजती है, कौन है ये इंट्रूडर? टकेरू इसे इग्नोर करता हुआ सोचता है कि ये पानी कैसे कलेक्ट करे। जैसे ही वो पानी चखने की कोशिश करता है, झील उबलने लगती है और उसमें से एक विशाल ड्रैगन बाहर आता है। गुस्से में वो गरजता है, मुझे इग्नोर करना बंद करो। टकेरू शांत खड़ा होकर उसे देखता रहता है। ड्रैगन उसकी कामनेस नोटिस करता है। टकेरू झुककर माफी मांगता है कि उसने उसके लेयर में दखल दिया, और टकेरू को अजीब लगता है जैसे वो खुद को उसके सामने सबमिट कर रहा हो। लेकिन ड्रैगन उसके करेज से प्रभावित होता है और पूछता है, तुम कौन हो? टकेरू कहता है, मैं एक ह्यूमन हूं। ड्रैगन हैरान रह जाता है क्योंकि टकेरू के अंदर माना की मात्रा बेहद विशाल है। ड्रैगन बताता है कि टकेरू का माना इतना पावरफुल है कि उसने खुद को सेंचुरीज की नींद से जगाने पर मजबूर कर दिया है। ड्रैगन समझाता है कि उसकी ताकत खुद ड्रैगन के बराबर है। यह सुनकर टकेरू पहली बार रियलाइज करता है कि सामने खड़ा क्रीचर कोई साधारण नहीं बल्कि एक एंशिएंट बीस्ट है। ड्रैगन सिर हिलाकर अपना नाम बताता है, वैल्डियस। टकेरू पूछता है क्या वो उसे वैल कह सकता है, और ड्रैगन मान जाता है। वैल्डियस फिर टकेरू से एक मदद मांगता है। वो कहता है कि टकेरू अपनी ताकत से उसके बच्चों को जगा सकता है क्योंकि उसके लेयर के आसपास मैजिक एलिमेंट पूरी तरह से रुक चुका है। बदले में वो उसे पेमेंट देगा। वैल्डियस अपनी ताकत से अचानक एक विशाल प्योर मिथ्रिल ओर का क्लस्टर समन करता है। टकेरू उसका रिवॉर्ड देखकर चौंक जाता है और पूछता है, एग्स कहाँ हैं? वैल्डियस पानी से एक बड़ा काला एग समन करता है। वैल्डियस अंडर टकेरू को थमा देता है। जिज्ञासा में टकेरू अंडे को कान से लगाता है और अंदर से बच्चे ड्रैगन की हल्की धड़कन सुनाई देती है। वो सोचता है, इसे जगाऊं कैसे? वैल समझाता है, बस अपने माना को अंडे में डालो जैसे लाइट स्पेल करते हो। टकेरू एग को गर्म करना शुरू करता है। अचानक एग से तेज ऑरा निकलता है और वो जोर से टकेरू का सारा माना खींचने लगता है। वैल जोर जोर से विलन की तरह हंसने लगता है। टकेरू को तुरंत समझ आता है, ये तो शेडी ओल्ड बीस्ट ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कमजोरी से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसे लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। तभी सपने में उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उसे डांट रही होती है, इतना केयरलेस क्यों? उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है और कहता है कि तुम्हें ड्रैगन से भाग जाना चाहिए था। प्लैनेट मैटियस से मैं हजारों साल से खेल रहा हूं और तुमने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया हिला दी। वो आदमी कहता है कि तकेरू की केयरलेसनेस से स्पेस मैनेजर की प्रोटेक्शन कमजोर हो जाएगी। फिर उसे याद आता है कि तकेरू ने क्यूट पार्टनर मांगा था। जैसे ही तकेरू की आंखें बंद होने लगती हैं, वो आदमी कहता है, अब थोड़ा ट्रबल डिजर्व करता है। तकेरू कुछ पूछ पाता उससे पहले विजन गायब हो जाता है और वो असली दुनिया में आंख खोल देता है। गुफा की अंधेरी में तकेरू को एक प्यारी सी स्क्वी की आवाज सुनाई देती है। वैल पूछता है, सब ठीक है?
तकेरू को लगता है कि वैल मजाक कर रहा है और वो लाइट स्पेल से उसे एक्सपोज करता है, लेकिन वहां उसे एक छोटा ड्रैगन हैचलिंग दिखाई देता है जो कूदकर उसके चेहरे पर चिपक जाता है। तकेरू उसे धीरे से नीचे उतारता है। वैल कहता है, इसे नाम दो। तकेरू हैरान रह जाता है कि वैल अपने बच्चे का नाम रखने का हक उसे दे रहा है। वैल समझाता है कि बच्चे का ड्रैगन नाम तो है, लेकिन कॉमन नाम तकेरू रखे। तकेरू सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, बी इसके काले रंग के लिए। नया नाम सुनकर बी खुशी से उसका चेहरा चाटने लगता है। वैल अपने बच्चे का पूरा नाम लेता है, ब्लैक नॉबी वैल्डे, और तकेरू को निकनेम के लिए शाबाशी देता है। फिर वो इजाजत देता है कि बी तकेरू के साथ दुनिया घूम सकता है। तकेरू को लगता है जैसे बी ऑफिशियली उसकी पार्टी में जुड़ गया है। वो वैल को याद दिलाता है कि उसे न्यू बॉर्न के साथ रहना चाहिए, लेकिन वैल कहता है कि उसे तकेरू पर भरोसा है क्योंकि वो खुद से भी स्ट्रांग है। वैल एक चमकती किरण तकेरू के बैग पर डालता है और फिर धीरे धीरे वापस पानी में डूब जाता है। जाते जाते वो गुड बाय कहता है और गहराई में गायब हो जाता है। तकेरू इस सरियल एक्सपीरियंस से स्टंट खड़ा रहता है। फिर बी की तरफ देखता है और मजाक में पूछता है, रेडी फॉर गैदरिंग जर्नी? बी खुशी खुशी हां कर देता है। तकेरू हंसते हुए उसे साफ कर देता है ताकि उसकी बदबूदार बॉडी से अगली एडवेंचर में नाक खराब ना हो। कुछ देर बाद टकेरू और बी गुफा से बाहर निकलते हैं। जंगल में बी को खुशी से उड़ते देखकर टकेरू सोचता है कि रात में सफर करना सही नहीं रहेगा। भूख लगने पर वो तय करता है कि यहीं रुककर रात बिताई जाए। खाना खाने की तैयारी करते हुए वो अपना मैजिक एलिमेंटल वाटर निकालता है। पानी देखते ही उसे याद आता है कि वैल ने उसकी बॉटल को मैजिक लेक से जोड़ दिया था ताकि वो बी के लिए खाना पानी जुटा सके। बी खुशी से पानी पीता है और फिर और मांगता है तो टकेरू उसे एक और कप देता है, लेकिन बी वो कप टकेरू की तरफ बढ़ा देता है तो वो भी थोड़ा मैजिक वाटर पीकर देखता है। पानी पीने के बाद उसे बहुत ताजगी महसूस होती है। फिर वो कुछ मैजिक स्टोन्स निकालकर चारों ओर एक बैरियर बना देता है। टकेरू को याद आता है कि ये पत्थर इस दुनिया में कितने कीमती हैं, लेकिन क्योंकि वो इन्हें अपनी माना से बना सकता है इसलिए वो इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकता है। टकेरू एक और मैजिक स्टोन गर्म करता है और उससे कुकिंग स्टोव बना लेता है। बी हैरान रह जाता है कि कोई इतने महंगे पत्थरों से खाना कैसे बना सकता है। टकेरू वही डिश बनाता है जो पहले बनाई थी, स्टेक और स्ट्यू, लेकिन इस बार भी उसे खाने की उतनी ही एक्साइटमेंट होती है क्योंकि इसका स्वाद लाजवाब होता है। बी मांस को ललचाई नजरों से देखता है, लेकिन टकेरू सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये खाना उसके लिए हानिकारक तो नहीं होगा। वो बी को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देता है, लेकिन गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है। टकेरू फौरन उस पर फूंक मारकर ठंडा करता है ताकि वो आराम से खा सके। थोड़ी देर बाद बी मजे से स्ट्यू खाता है और पेट भरकर लेट जाता है। उसे ऐसे देखकर टकेरू सोचता है, क्या इसे अपने पापा की याद नहीं आती? लेकिन जवाब में बी बस टकेरू को गले लगा लेता है। उसी पल टकेरू को समझ आता है कि अब वो उसके साथ खुश है। बी की मासूम हरकत देखकर टकेरू मुस्कुराता है और उसका स्टेटस चेक करता है। उसे देखकर हैरान रह जाता है। इतनी छोटी उम्र में भी बी की रैंक बी है और उसके पास कई शक्तिशाली एलिमेंटल एबिलिटीज हैं। टकेरू समझ जाता है कि अब उसे बी को सही तरीके से पालना होगा। वो उसे ध्यान से देखकर कहता है, बी, कोई भी खतरनाक चीज ट्राई मत करना, समझे? तुम इतने स्ट्रांग है पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वोल्ट डांटेगा। लेकिन उससे पहले ही बी सो जाता है। उसे चैन से सोते देखकर टकेरू सोचता है, शायद स्पेस मैनेजर ने मुझे जानबूझकर ये पार्टनर दिया है। अगले दिन टकेरू पहाड़ पर चढ़ते हुए दोबारा जंगल पहुंचता है। दिन के उजाले में जंगल बहुत शांत और खूबसूरत लगता है। वो सोचता है कि उसे अब आइस स्काई वर्ल्ड के रूल्स की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब बी खेलने लगता है, टकेरू अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल करके नई हर्ब्स ढूंढता है। जैसे ही वो कुछ नए हर्ब्स ढूंढता है, बी डरकर वापस आ जाता है। टकेरू तुरंत एरिया स्कैन करता है और उसे आसपास कई मॉन्स्टर्स का पता चलता है। उसे याद आता है कि पहले मॉन्स्टर्स उसकी बॉडी स्मेल से डरकर भाग जाते थे, लेकिन लगता है गुफा में नहाने के बाद वो स्मेल चली गई है। इस बार टकेरू सोचता है कि क्यों ना थोड़ा मॉन्स्टर लूट भी ले लिया जाए। वो लड़ाई के लिए तैयार होता है, तभी पीछे से एक भयंकर रॉक फैल्कन गरजता है, लेकिन टकेरू को वो वोल के मुकाबले क्यूट लगता है। वो उसकी तरफ देखकर सोचता है, इसका मीट तो बढ़िया होगा, चलो आज बनाते हैं KFC। जैसे ही वो पक्षी टकेरू पर हमला करता है, वो तुरंत एक शील्ड बनाता है और कुछ आइस नीडल्स तैयार करता है। एक ही बार में वो मर जाता है।
फिर टकेरू मुड़कर देखता है, उसके आसपास अब सर्पेंट वुल्फ्स घात लगाए खड़े होते हैं। जैसे ही एक वुल्फ टेकरू पर झपटता है, वो अपनी स्पीड एनहांसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और हवा में उछलकर उसके हमले से बच जाता है। फिर एक और स्किल से अपने शरीर को हार्ड करता है और सीधे उस वुल्फ की खोपड़ी पर जोरदार किक मारता है। एक बार में उसे खत्म करने के बाद वो 2 और वुल्फ्स को गिरा देता है, लेकिन एक चालाक वुल्फ पीछे से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। टेकरू फौरन पलटकर उसे भी दूर फेंक देता है और बाकी बचे वुल्फ्स को खत्म कर देता है। सबका मॉन्स्टर मीट और मटेरियल इकट्ठा करते वक्त उसे पास में और भी मॉन्स्टर्स के होने का एहसास होता है। पूरा दिन लड़ाई में बर्बाद नहीं करना चाहता, तो वो सोचता है अब कैसे निकले। तभी बी उसे पकड़ लेता है और जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। टेकरू को यकीन नहीं होता कि बी इतनी ताकतवर है कि उसे उठा सके, लेकिन अचानक बी सच में उसे आसमान में उठा लेता है। उड़ान को आसान बनाने के लिए टेकरू एक स्पेल से अपना वजन हल्का कर देता है और बी बिजली की रफ्तार से आसमान की तरफ उड़ जाता है। लेकिन बी टकेरू को सीधे स्पेस की तरफ ले जाता है। टेकरू घबरा जाता है। बी नीचे उतर, बहुत ऊपर जा रहे हो। लेकिन बी डर जाता है और टेकरू को नीचे छोड़ देता है। टेकरू जमीन पर गिरने के बाद जब वो आंखें खोलता है, बी उसका चेहरा चाट रहा होता है। टेकरू समझ जाता है कि वो उसे जंगल से बाहर निकाल लाया था। वो हैरान होकर बी की स्पीड देखता है और उसे धन्यवाद देता है, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है, अगली बार थोड़ा धीरे उड़ाना, वरना मेरी जान निकल जाएगी। बी उसकी तारीफ सुनकर खुश होता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसके पेट में हेडबट मार देता है। दोनों हंसते हुए टॉर्मी विलेज की तरफ वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में बी टेकरू के हाथ में एक अजीब सी टहनी देखता है। वो समझाता है ये यगड्रिजल ब्रांच है, फिर बताता है कि ये एसएस रैंक लेजेंडरी आइटम उसे इस दुनिया में पहले दिन ही मिला था, लेकिन फिलहाल इसकी पावर्स बंद हैं। बी सिर हिलाता है और इस पर हल्का सा स्मोक ब्रेड छोड़ देता है। टेकरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बी के जादुई सांस से वो टहनी चमकने लगती है। अब उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे इस्तेमाल करे, लेकिन सोचता है कि अगर इसे पकड़ लिया तो वो किसी मैजिशियन की तरह लगेगा, न कि कोई गैदरर। तभी जंगल के अंदर से ग्राउल की आवाज आती है। टेकरू सोचता है कि शायद फिर कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन बी अचानक आवाज की दिशा में उड़ जाता है। टेकरू भागता हुआ उसके पीछे जाता है, मन ही मन डरता है कि बी कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। कुछ देर बाद वो बी को एक पेड़ के चारों ओर उड़ते हुए देखता है। नीचे एक यंग एल्फ गर्ल बेहोश पड़ी होती है। टेकरू सोचता है कि शायद किसी मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन तभी उसके पेट की भूख की आवाज से सारा मामला साफ हो जाता है। वो कई दिनों से भूखी थी। एल्फ लड़की पानी मांगती है तो टेकरू तुरंत अपने बैग से फ्रेश वाटर निकालकर उसे देता है। वो पानी गटक जाते ही थोड़ी राहत महसूस करती है, फिर भी वो भूख से परेशान रहती है। टेकरू को याद आता है कि उसके पास कुछ लंच बचा है। वो उसे एक सैंडविच देता है और लड़की उसे झट से खत्म कर देती है। जब वो खाने की तारीफ करती है, स्वाद बहुत अच्छा है, तो टेकरू हैरान हो जाता है कि एक एल्फ इतनी अनसिविलाइज्ड तरह से कैसे खा सकती है। वो हंसते हुए कहता है, जब कोई बहुत भूखा हो तो सूखी रोटी भी स्वर्ग जैसी लगती है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि उसे अब फिर से जीने की इच्छा हो गई है। टेकरू पूछता है, तुम्हारा खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? गांव तो जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। वो जवाब देती है कि वो जल्दबाजी में बिना सोचे निकल पड़ी थी। टेकरू उसे डांटता है, थोड़ी अकल रखो, ऐसे कौन निकलता है? लड़की सफाई देने लगती है, लेकिन टेकरू को उससे गंदी बदबू आती है। वो मुंह बनाते हुए कहता है, तुमसे फूलों जैसी खुशबू नहीं बल्कि कुछ और जैसी महक रही हो। ये सुनकर एल्फ लड़की को बुरा लग जाता है। वो गुस्से में उठती है, टेकरू को धन्यवाद कहती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। लड़की के जाने के बाद टेकरू रास्ते में कुछ और मटेरियल्स इकट्ठा करता है। जंगल से बाहर आते ही बी अचानक कुछ नोटिस करता है। टेकरू उसकी नज़र का पीछा करता है और देखता है कि सामने कैरेज आ रही है। जैसे जैसे वो करीब आती है, टेकरू पहचान जाता है कि उसे खींचने वाला घोड़ा कोई आम नहीं बल्कि एक ई रैंक यूनिकॉर्न हॉर्स है। कैरेज का ड्राइवर, जिसका नाम पोरोन है, टकेरू से पूछता है, तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? टकेरू बताता है कि वो टॉर्मी विलेज जा रहा है। पोरोन हैरान होता है, इतनी दूर पैदल जा रहे हो? पीछे बैठी उसकी वाइफ और बच्चे भी जिज्ञासा से टकेरू को देखते हैं। पोरोन की नजर टकेरू के हाथ में पकड़े स्टाफ पर पड़ती है, तो वो पूछता है, क्या तुम मजिशियन हो? टकेरू हंसकर कहता है, नहीं, मैं तो बस एक गैदरर हूं। ये सुनकर पोरोन और भी ज्यादा प्रभावित होता है। वाह, आजकल गैदरर्स बहुत कम मिलते हैं। फिर बताता है कि वो भी टॉर्मी जा रहा है और टकेरू को लिफ्ट देने की पेशकश करता है। टकेरू पहले मना करता है, नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम्हारे कैरेज में फिट नहीं हो पाऊंगा। पोरोन के बच्चे उसकी बात पर हंसने लगते हैं, अरे देखो कितना बड़ा जायंट है। लेकिन पोरोन जिद करता है, अरे आओ ना भाई, जगह बना लेंगे। आखिरकार टकेरू कैरेज के पीछे बैठ जाता है। चलते चलते वो सोचता है, अजीब है, इस दुनिया के सारे बच्चे मुझसे इतने फ्रेंडली क्यों हैं? पोरोन मजाक में कहता है, इतने बड़े हो तुम, हमारे पूरे घर जितने।
टकेरू हंसते हुए माफी मांगता है कि वो इतनी जगह घेर रहा है। पोरोन कहता है, कोई बात नहीं, टॉर्मी वालों की मदद करना हमारा फर्ज है। उसकी फैमिली मुस्कुराती है और टकेरू को अच्छा लगता है। इतने छोटे बच्चों के साथ इतना डेंजरस सफर देखकर भी वो घबरा नहीं रहा है। तभी पोरोन की बेटी यूनिन उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो मुस्कुराकर पूछता है, इतना भरोसा मुझ पर क्यों कर रहे हो? पोरोन का बेटा केन बताता है, अगर आप बुरे इंसान होते तो हमारा मैजिक बेल तुरंत बज जाता। टकेरू उस छोटे से बेल और मैजिक स्टोन को गौर से देखता है और सोचता है कि वो भी ऐसा मैजिकल गैजेट बना सकता है। फिर वो खुद का परिचय देता है और पोरोन की पत्नी एलिजा भी अपना नाम बताती है। तभी टकेरू के बैग में से बी हिलने डुलने लगता है और बच्चों को आवाज सुनाई देती है। अरे अंकल, ये आवाज क्या है? टकेरू घबरा जाता है क्योंकि बी एक रेयर मॉन्स्टर है, लेकिन एलिजा मुस्कुराकर कहती है, एडवेंचरर्स के पास तो अक्सर मॉन्स्टर पेट्स होते हैं, छिपाओ मत। टकेरू मान जाता है और बी को बाहर आने देता है। जैसे ही बी बाहर निकलता है, बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। वाह, कितना प्यारा है! पोरोन और एलिजा भी हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो ड्रैगन है। बी की असली पहचान छिपाने के लिए टकेरू झट से बोलता है, नहीं नहीं, ये बस एक ब्लैक ड्रैगन है। बच्चे पूछते हैं, तो क्या आप ड्रैगन मेट हो? टकेरू मुस्कुराता है, नहीं, मुझे तो बस एक ड्रैगन एग मिला था और मैंने खुद ही उसे हैच किया। और पोरोन चौंक कर कहता है, तुमने खुद से ड्रैगन एग हैच किया? टकेरू एलाइजा से पूछता है, वैसे ड्रैगन्स इतने रेयर क्यों हैं? एलाइजा बताती है, इस दुनिया में ड्रैगन नाइट देखना भी रेयर है। असली ड्रैगन तो और भी मुश्किल से मिलता है। टकेरू अपने पुराने वीडियो गेम्स याद करता है, सोचता है शायद किसी दिन असली ड्रैगन नाइट से भी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर बाद सब लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। टकेरू अपने मैजिक स्टोन से एक बैरियर बना देता है। पोरोन चैन की सांस लेता है, अब कोई मॉन्स्टर परेशान नहीं करेगा। टकेरू मुस्कुराता है और बी तो वैसे भी पहरा देगा। बी आसमान में उड़कर चारों ओर नजर रखता है और पोरोन का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब एलाइजा डिनर बनाने की तैयारी करती है तो टकेरू कहता है, आज खाना मैं बनाऊं? वो अपना कुकिंग सेट बैग से निकालता है तो बच्चे हैरान रह जाते हैं। अंकल, मैजिशियन हो क्या? टकेरू हंसते हुए कहता है, नहीं, ये बस एक बॉटमलेस स्टोरेज बैग है। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। सबके मुंह में पानी आ जाता है। टकेरू कहता है, चलो शुरू करो। बच्चे सबसे पहले खाना शुरू करते हैं और तुरंत बोल उठते हैं, वाह, क्या स्वाद है! एलाइजा भी एक कौर लेती है और तारीफ करती है, इतना टेस्टी खाना तो हमने महीनों से नहीं खाया। लेकिन पोरोन चुपचाप बैठा है, उसके कंधे हिल रहे हैं। एलाइजा पूछती है, क्या हुआ? वो ऊपर देखता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतने दिनों बाद असली खाना खाया है। पोरोन की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और वो कहता है, तुमने जरूर कोई मैजिक मिलाया है इस खाने में। बच्चे भी अपने पापा के ड्रामा देखकर हंसते हैं। डिनर खत्म होने के बाद पोरोन गिटार निकालता है और एलाइजा उसके साथ गाना गाने लगती है। मधुर संगीत के बीच टकेरू बच्चों के साथ खेलने लगता है। हंसी, मस्ती और खुशियों से भरी वो रात। उसे अपनी अर्थ वाली अकेली जिंदगी याद आती है और वो सोचता है, सच में लोगों के साथ वक्त बिताना कितना खूबसूरत एहसास है। वो मन ही मन शुक्रिया करता है कि आई स्काई वर्ल्ड ने उसे एक नई जिंदगी दी है। रात को वो बी को सुला देता है, छोटा ड्रैगन खर्राटे लेता है और टकेरू आसमान की स्टारी स्काई को देखते हुए लेट जाता है। यही था सेकंड एपिसोड। अगला पार्ट मिस मत करना। सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पर देखो। सुबह होते ही पालम काम पर लग चुका होता है। वो कैरियज और उसकी रेंज साफ कर रहा होता है, जबकि बच्चे अब भी नींद की दुनिया में खोए रहते हैं और उनके बीच में भी आराम से दुबकी होती है। टकेरू भी जल्दी उठ चुका होता है, जमीन पर बैठकर अपने सीजर्स को चमकाते हुए वक्त बिता रहा होता है। थोड़ी देर बाद एलिजा भी कैरियज से बाहर आती है। सब कुछ सेट करने के बाद वो टकेरू को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, जो अपने टूल्स का ध्यान रखता है वही अच्छा एडवेंचरर बनता है। टकेरू ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है कि हाल ही में वो अपनी जिंदगी का सच में मजा ले रहा है। भले ही उसे गैदरर क्लास यूं ही मिल गई थी, लेकिन शायद वो इसमें नेचुरली अच्छा है। थोड़ी देर में सब फिर से सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार टकेरू पूछता है कि क्या वो कुछ देर रेंज संभाल सकता है। पालम खुशी से मान जाता है। टकेरू पालम के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और दोनों बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते रहते हैं। वो यूनिकॉर्न बहुत समझदार जानवर लगता है। टकेरू के हर कमांड को ध्यान से सुनता और मानता है। थोड़ी देर बाद बी भी नींद से जागती है और फौरन उड़कर टकेरू के पास आ जाती है, उसके पैरों के पास बैठ जाती है। कुछ घंटे का
सफ़र आराम से बीत जाता है और फिर दूर से टॉर्मी विलेज दिखाई देने लगता है। थोड़ी देर में वो गांव के गेट तक पहुंच जाते हैं। ताकेरू वहीं उतर जाता है, जबकि पालम और उसका परिवार उसे शुक्रिया कहता है। बताते हैं कि उसके साथ सफ़र करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ने से पहले गेट पर खड़ा गार्ड पालम को पहचान लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पालम तो हमेशा अपने साथ स्प्रिंग लेकर आता है। ताकेरू को यह सुनकर दिलचस्पी होती है, तो वो गार्ड से पूछता है कि पालम असल में करता क्या है। गार्ड बताता है कि पालम और उसका परिवार वार्मर इलाकों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि पालम पेशे से एक वीवर है, यानी बुनकर। जब भी पालम इस गांव में आता है तो लोग समझ जाते हैं कि अब गर्मी और बसंत का मौसम आने वाला है। गार्ड ये भी बताता है कि हाल ही में इस इलाके में शिकार के लिए जानवर बहुत कम मिल रहे हैं। तब ताकेरू को एहसास होता है कि पालम खाने को लेकर इतना खुश क्यों था। ताकेरू भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे इतना अच्छा गैदरर बनने की एबिलिटी दी, क्योंकि उसे कभी खाना या पैसों की चिंता करनी नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उस शॉपकीपर से मिलने जाता है जिसने उसे क्वेस्ट दी थी, और उसे सारे कलेक्टेड सामान दिखाता है। शॉपकीपर एक एक चीज ध्यान से देखता है, लेकिन उसकी नज़र खास तौर पर एक पत्थर पर टिक जाती है। वो ताकेरू से पूछता है कि ये पत्थर उसे कहाँ मिला, क्योंकि ये कोई साधारण मिथ्रिल ओर नहीं बल्कि मैजिकल मिथ्रिल ओर है। ताकेरू को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि ये तो लेजेंड लेवल चीज़ है। ताकेरू थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या ये बहुत महंगा है? शॉपकीपर मुस्कुराकर बताता है कि इस पत्थर में इतनी ज़्यादा मैजिक एनर्जी है कि बस 2 या 3 ऐसे पत्थर पूरे किंगडम के सारे मैजिक स्टोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ताकेरू ये सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन वो अपनी स्पेशल स्किल को किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो कैजुअली कह देता है कि उसे ये बस यूं ही रास्ते में मिल गया था। शॉपकीपर मानता नहीं। वो कहता है, भले ही तूने इसे रैंडमली ढूंढा हो, लेकिन तेरे अंदर बहुत स्किल और किस्मत दोनों हैं। फिर वो ताकेरू को सलाह देता है कि इतनी टैलेंट को इस छोटे से गांव में वेस्ट मत कर। तू बेल्काइम नाम के बड़े शहर जा, वहां तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी चीज खरीदने की हैसियत रखते हैं, और वहां जाकर इस दुनिया को बेहतर समझ पाएगा। वो ताकेरू को यह भी सुझाव देता है कि वो किसी गिल्ड में ज्वाइन करे जहां उसे एडवांस नॉलेज और बेहतर एडवेंचर एक्सपीरियंस मिलेगा। उस रात ताकेरू अपने कमरे में बैठकर गिल्ड्स और एडवेंचरर्स के बारे में पढ़ता है, और उसे एहसास होता है कि एडवेंचरर बनना सच में उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अभी उसे कोई जल्दी नहीं है। वो सोचता है कि अगला कदम बेल्काइम जाना और किसी गिल्ड में ज्वाइन करना होगा, लेकिन फिलहाल वो टॉर्मी में कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद वो उस बीस्ट का मांस जो उसने कुछ दिन पहले मारा था पूरे गांव के लिए पकाने को देता है। इलाके में शिकार की कमी थी, तो सब लोग उस मांस का स्वाद चखकर खुश हो जाते हैं। ताकेरू कुछ और दिन गांव में इधर उधर घूमकर चीजें कलेक्ट करता है, लेकिन फिर जाने की तैयारी करने लगता है। गांव की एक बुजुर्ग औरत उसे ढेर सारे मसाले और सीजनिंग्स देती है ताकि सफर में काम आए। वो कहती है कि गांव के लोग अब उसके इतने आदी हो गए हैं कि चाहते हैं वो यहीं रुक जाए। ताकेरू मुस्कुराकर कहता है कि वो जरूर वापस आएगा, लेकिन अभी उसे अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। वो बुजुर्ग औरत उसे घर का बना हुआ खाना भी पैक करके देती है, क्योंकि बेल्काइम का सफ़र करीब 1 महीने का है। जाते जाते वो कहती है, अगर कभी घर की याद आए तो वापस यहीं लौट आना। ताकेरू मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने कमरे में लौट जाता है। वो बी को सुला देता है ताकि कल के लंबे सफ़र के लिए तैयार रहे, लेकिन खुद लेटने से पहले उसे गाँव की सारी अच्छाई याद आती है और सोचता है कि उसे भी गाँव के लिए कुछ करना चाहिए। वो उठकर टेबल के पास जाता है जहां उसकी लैंटर्न और वही मैजिकल मिथ्रिल स्टोन रखा होता है। उसे याद आता है कि गांव के गार्ड्स दिन रात बाहर खड़े रहकर गांव की रक्षा करते हैं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी और स्टोन की माना पावर से लैंटर्न को फ्यूज करता है और एक नया मैजिकल आइटम बना देता है। अगली सुबह जब टकेरू निकलने के लिए तैयार होता है तो पूरा गांव उसे विदा करने आता है। टकेरू महसूस करता है कि ये छोटा सा गांव अब उसका असली घर बन गया है, एक ऐसी जगह जहां वो जरूर वापस आएगा। जाने से पहले वो विलेजर्स को वही मैजिकल आइटम गिफ्ट करता है जो उसने बनाया था। टकेरू गार्ड को बताता है कि ये आइटम अब गांव की रक्षा करेगा। ये एक मैजिकल बैरियर बना सकता है जो किसी भी खतरनाक मॉन्स्टर को गांव के पास आने से रोक देगा। पूरे गांव वाले ये सुनकर हैरान और बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन शॉपकीपर उस लैंटर्न को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगता है। फिर धीरे से पूछता है, टकेरू, क्या तूने इसमें वही मैजिक मिथ्रिल स्टोन इस्तेमाल किया है? वो नीचे का हिस्सा खोलता है और सच में वही चमकता हुआ पत्थर अंदर होता है। वो कुछ बोल ही पाता इससे पहले टकेरू हंसते हुए भाग जाता है और कहता है, इसे गांव के लिए रख लेना।
पूरा गांव उसे हाथ हिलाकर विदा करता है और इस तरह टकेरू की नई यात्रा शुरू होती है। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो खुले मैदानों से गुजरते हुए सफर का मजा ले रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है। पहले तो टकेरू डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन फिर कामली बीस्ट की स्टैट्स चेक करता है। वो एक सी रैंक्ड मॉन्स्टर होता है, यानी बहुत खतरनाक नहीं। फिर वो नोटिस करता है कि ये क्रैब खाने लायक है, जिससे उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो बी की तरफ देखकर बोलता है, बी, क्रैब का मांस बहुत टेस्टी होता है। और फिर अपने शरीर को मैजिक से हार्डन कर लेता है, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, बी आगे बढ़कर अपना सुपरसोनिक ब्लास्ट छोड़ देती है और क्रैब तुरंत गिर जाता है। टकेरू उसे काटने ही वाला होता है कि तभी दो और क्रैब साइड से आ जाते हैं और इधर उधर हिलते हुए उसे घेर लेते हैं। टकेरू सोचता है कि क्रैब्स तो सिर्फ साइड में चलते हैं, तो वो इस बात का फायदा उठा सकता है। पर तभी उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि वो दोनों क्रैब्स अचानक सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। टकेरू के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। वो सोचता है क्या मेरी जर्नी यही खत्म होने वाली है, लेकिन बी उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और नीचे वो दोनों क्रैब्स आपस में इतनी जोर से टकराते हैं कि वही मर जाते हैं। फिर भी खतरा खत्म नहीं होता, क्योंकि पहला क्रैब दोबारा उठकर उस पर झपटता है। लेकिन इस बार टकेरू तैयार रहता है। वो अपना स्टैफ निकालता है और बेसबॉल की तरह एक जोरदार होम रन मारता है। एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म। शाम को टकेरू और बी अपने जीत का जश्न मनाने के लिए खाना बनाते हैं। टकेरू अपने एन्चेंटमेंट से हाथों को मजबूत करता है, क्रैब के पैर काटकर पानी और मसालों के साथ एक गाढ़ा स्ट्यू तैयार करता है। जब मांस पक जाता है तो शेल तोड़कर पहला निवाला लेते हैं। स्वाद इतना लाजवाब कि दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। टकेरू खुश होकर बी से कहता है, बी, सच में कमाल लगता है। अब बस दुनिया घूमनी है और हर जगह का खाना चखना है। वैसे टकेरू के मन में एक बात आती है, गांव वालों ने झूठ बोला था शायद। बेल्काइम शहर पहुंचने में 1 महीना कहाँ लगा, क्योंकि जल्द ही वो बेल्काइम सिटी के गेट पर खड़ा होता है। एक विशाल और खूबसूरत शहर जो एक तरफ पानी से घिरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देता है। टाकेरू बाकी लोगों के साथ लाइन में लग जाता है ताकि शहर में एंट्री मिल सके, लेकिन उसे लगता है कि वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिख रहा है, इसलिए वो जल्दी से थोड़ा मैजिक इस्तेमाल करता है और अपनी मैजिक बैग को एकदम नॉर्मल दिखा देता है और बी से कहता है कि थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। थोड़ी देर बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की बारी आती है। वहां एक 30 ऑफिसर उसका सामान और आईडी चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो कोई खतरनाक व्यक्ति तो नहीं। चेकिंग बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती, बस एक साधारण मैजिक स्कैन किया जाता है जिससे पता चलता है कि टाकेरू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक औरत उसका बैग खोलकर देखती है, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल ही मिलता है। टाकेरू को जिज्ञासा होती है कि दूसरे लोग उसके स्टैट्स को कैसे देखते होंगे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऐसा बनाया है कि वो भीड़ में अलग न दिखे। ऑफिसर कहता है, सब ठीक लग रहा है, बस तुम्हारे ऊपर ड्रैगन का ब्लेसिंग दिख रहा है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टाकेरू सच बताने का फैसला करता है और बी को दिखा देता है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बी की क्यूटनेस देखकर सब मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन ऑफिसर हंसते हुए कहता है, भाई इस ड्रैगन को टैग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं घूम सकते। टाकेरू हंसकर एक पुराना ब्रेसलेट निकालता है और बी की पूंछ में पहनाता है। इससे उसका इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और दोनों को शहर में ऑफिशियली एंट्री मिल जाती है। जैसे ही टाकेरू शहर के अंदर कदम रखता है, वो दंग रह जाता है। चारों तरफ हर जाति और प्रजाति के लोग, कोई खाना खरीद रहा है, कोई आर्मर, कोई ट्रेनिंग हॉल जा रहा है। चारों तरफ हसल और एनर्जी भरी हुई है। चलते चलते टाकेरू की नजर दूर एक बड़े से बिल्डिंग पर पड़ती है, एडवेंचरस गिल्ड। वो सीधा उसी तरफ बढ़ता है और हॉल में दाखिल होता है। अंडर वॉरियर्स, मेजेस और अलग अलग तरह के एडवेंचरस से भरा हुआ खूबसूरत हॉल है। तभी उसके पास एक बनी गर्ल इरिया आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम टू द गिल्ड, क्या तुम यहाँ रजिस्टर कराना चाहते हो? टाकेरू सिर हिलाता है और उसके पीछे डेस्क तक जाता है। इरिया उसकी सारी डिटेल्स लिखती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है? टाकेरू कैजुअली जवाब देता है, थोड़ा बहुत। एक अजीब बर्ड, कुछ स्नेक वुल्व्स और कुछ बहुत बड़े क्रैब्स से लड़ा था। इरिया थोड़ा चौंकती है। प्रूफ? टाकेरू बिना सोचे अपने बैग में हाथ डालता है और पूरा डेड क्रैब निकालकर टेबल पर रख देता है। टेबल का हाल बेहाल, सीधे टूट जाती है। इरिया डर के मारे चीखती है और बाहर भाग जाती है। गिल्ड के बाकी लोग क्यूरियोसिटी में उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वहां एक फरी एडवेंचरर अपनी स्पेशल स्किल से टाकेरू को चेक करता है और कहता है, रिलैक्स, ये खतरनाक नहीं है। टाकेरू थोड़ा कंफ्यूज होता है तो फरी समझाता है, मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं किसी इंसान के इरादे देख सकता हूं। अगर कोई रेड दिखे तो मतलब वो ट्रबल चाहता है, लेकिन तू ब्लू दिखा यानी सेफ है। टाकेरू राहत की सांस लेता है, लेकिन फरी पूछता है, लेकिन भाई तू ये डेड क्रैब लेकर घूम क्यों रहा है? टाकेरू बड़ी सादगी से जवाब देता है, अरे भाई ऑब्वियसली खाने के लिए। कोई बेवकूफी होगा जो इतना बढ़िया क्रैब मीट वेस्ट करेगा। गिल्ड के लोग एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लोग क्रैब खाना आम बात नहीं समझते। इसके बाद फरी इरिया से कहता है कि वो टाकेरू की रजिस्ट्रेशन पूरी करे। वो पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई पार्टनर है? टाकेरू मुस्कुराकर बी की तरफ इशारा करता है, बस ये मेरा पार्टनर है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है।
ड्रैगन, और वो भी एक नॉर्मल लुकिंग एडवेंचरर के साथ। किसी के पास इतना रेयर कंपेनियन होना लगभग असंभव है। फिर भी ताकेरू वहां खड़ा मुस्कुरा रहा होता है बिना घमंड के। थोड़ी ही देर में सबकी नजर उसी पर होती है। कुछ गिल्ड्स तो उसे अपनी पार्टीज में इनवाइट करने लगते हैं। इरिया उसे थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए अंदर के कमरे में ले जाती है। ताकेरू को लगता है शायद कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन उसके हाथ आता है सिर्फ एक गिल्ड मार्क, जो ऑफिशियली उसे एक रजिस्टर्ड एडवेंचरर बना देता है। इरिया मुस्कुराकर बताती है, अब तुम एक रजिस्टर्ड मेंबर हो, तुम्हारा स्टार्टिंग रैंक F। ताकेरू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराकर सोचता है अब असली एडवेंचर शुरू होगा। और यहीं पर यह कहानी फिलहाल खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।